राधे राधे आप सभी को। आपका श्री जी एजुकेशन पॉइंट में फिर एक बार फिर स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सबके साथ क्वेश्चन बैंक शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि टॉपिक वाइज किस प्रकार से एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया गया है। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके साथ क्वेश्चन विद आंसर्स प्रॉपर वे में शेयर करूंगी और एक्स्ट्रा कंटेंट भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स के रूप में देती चलूंगी। तो उसी वादे को निभाते हुए मैं आज आपके लिए लाई हूँ एंशिएंट का फर्स्ट क्वेश्चन। यानी कि एंशिएंट में हम कभी भी किसी शुरुआत करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम सोर्सेज की बात करते हैं कि क्या क्या सोर्सेज रहे हैं हमारे। तो सोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक स्रोत। यानी कि हमारे पास दो स्रोत है जिसकी वजह से हम एंशिएंट हिस्ट्री या फिर मॉडर्न हिस्ट्री या फिर हम मिडिवल हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं। ये स्रोत ना होते तो शायद हमारी इतिहास अभी तक अनभिज्ञ ही रह जाता। तो इन स्रोतों का कहीं ना कहीं हमारे इतिहास को बताने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये पहला क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने आज डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ। मैं आपके सामने पढ़ती हूँ पहला क्वेश्चन। क्या आप इस मत से सहमत है कि पुरातात्विक साक्ष्य प्रायः साहित्यिक स्रोतों को बेहतर समझने में सहायता करते हैं? टिप्पणी कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं 2019 में ये क्वेश्चन आया और कैसे ना कैसे करके सिर्फ इसकी रूपरेखा चेंज हो रही है, समय दर समय इन पर क्वेश्चंस रेज हो ही रहे हैं, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क हो जाता है बस। साहित्य तो इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी इतिहास को खगोलने के लिए, किसी भी इतिहास को एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। मैंने पॉइंट्स में इसको लिखा है और विद एक्स्ट्रा पॉइंट भी देते चले हैं। इससे ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती लिखने की, तो इट्स इनफ। नाउ साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों की प्रवृत्ति में गुणात्मक अंतर है। यह घटनाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक महाकाव्य, स्मृतियों, कल्पनाओं का मिश्रण है। भौतिक अवशेषों के माध्यम से पुरातात्विक मानव अतीत का अध्ययन करता है। ये पुरातत्व निर्णायक रूप से घटनाओं की ऐतिहासिकता को साबित या बाधित नहीं कर सकता है, लेकिन ये उल्लिखित घटनाओं की पुष्टि करने में मदद कर सकता है। साथ ही प्राचीन ग्रंथों की एक निश्चित सीमा तक पुष्टि कर सकता है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि ये जितने भी स्रोत हम देख पाते हैं तो ये बिल्कुल सही सही गणना हमारे इतिहास की कर रहे हैं या फिर एक्यूरेट बता रहे हैं कि हाँ इतिहास में ऐसा ही हुआ होगा। क्योंकि हमें साक्ष्य मिल रहे हैं तो हम, आपको पता है कि इतिहास को हम सिर्फ अनुमान के रूप में ही जांचते हैं। इतिहास का दूसरा पहलू ही अनुमान है। हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, हमें ये चीजें मिली, उस समय ऐसी चीजें हुई होंगी। तो इससे ही हमने अनुमान के बल पर ही हम इन स्रोतों को खगोलते हैं। इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु साहित्यिक स्रोत महत्वपूर्ण है। जहां हमारे पास साहित्यिक स्रोत महत्वपूर्ण है, वहीं हमारे पास पुरातात्विक भी उसी के दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में ही माने जाते हैं। जैसे साहित्यिक स्रोतों की गाइस अगर हम बात करते हैं तो उदाहरणतः रामायण और महाभारत जैसे बड़े बड़े महाकाव्य जो हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की पूरी जानकारी उसके अंदर लिखित में देते हैं। लेकिन वहीं हम ये पूछते हैं कि क्या ये बिल्कुल एक्यूरेट होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि आजकल हमारे साहित्यिक स्रोतों के साथ समय दर समय छेड़छाड़ होती रही है। तो इसको हम बिल्कुल एक्यूरेट नहीं जांचते कि बिल्कुल सही ही होंगे या ऐसा ही हुआ होगा, तो बस अनुमान पे ही चलते हैं। वेद और उपनिषद जैसे धार्मिक ग्रंथ हमें मिले हैं, संगम साहित्य हमें मिला है, हर्ष चरित्र की जैसी आत्मकथाएं, राज तरंगिणी जैसे कि पता है आपको इनके हर्षवर्धन के समय कलहण जो थे वो बहुत बड़े जो थे दार्शिक हुआ करते थे। तो उन्होंने किताब लिखी राज तरंगिणी जो हर्षवर्धन के पूरे टाइम पीरियड की हमें सही सही जानकारी देते हैं। साथ ही हमारे पास वंशावली और पुराण हमें मिले हैं। साहित्यिक स्रोत अक्सर पुरातात्विक साक्ष्यों का निरीक्षण करते हैं। इसका अर्थ ये है कि हमें पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, सिक्के हो गए, मणके हो गए या फिर पॉटरीज हो गई, ये सब हमें मिलते हैं जिससे कि हम अनुमान लगा पाते हैं। एक हद तक पुरातात्विक का हम एक हद तक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अगर एट द सेम पॉइंट अगर हमें साहित्यिक स्रोत उससे मिले जुले मिल जाते हैं तो हम उसकी एक बेहतर जो है समीक्षा कर पाते हैं कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। इसलिए
कहीं ना कहीं जो है हमारे इतिहासकार हैं जो वो साहित्यिक स्रोतों को अक्सर पुरातात्विक स्रोतों से ज्यादा महत्वता प्रदान करते हैं, और कहीं ना कहीं पुरातात्विक स्रोत भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं, क्योंकि जहां पर साहित्यिक स्रोतों से छेड़छाड़ की गई है तो वहां पर मैं ये कह सकती हूँ कि पुरातात्विक स्रोत जो है हमारे, वो हमें बिल्कुल सही सही सटीक जानकारी देने की ताकत रखते हैं। भले ही साहित्यिक स्रोत ऐतिहासिक घटनाओं पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं, किंतु वह पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है। इस पे ध्यान दीजिए, विश्वसनीय नहीं है। साहित्यिक स्रोत में मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया कि समय दर समय इतिहासकार आते रहे, उन्होंने अपने अपने, जब भी कोई इतिहासकार कोई भी किताब लिखता है तो उसके अंदर वो अपने व्यूज को भी ऐड करता है। तो आप कभी भी इतिहास को पढ़ें तो आप ये चीज जरूर जान लें कि जिस भी राइटर ने, जिस भी हिस्टोरियन ने उस किताब को लिखा है तो उसने अपने पर्सपेक्टिव से ही उसको लिखा है, अपने अपने अनुसार ही उसके अंदर अपने उसका क्या पर्सपेक्टिव है पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, उसके अनुसार ही उसने उसका वर्णन किया है किताब का। तो ऐसे में किसी एक किताब पर ही डिपेंड हो जाना ठीक नहीं रहता इतिहास में। तो इसलिए इसको कम विश्वसनीय आंका गया है कि तो हमारे जो साहित्यिक स्रोत हैं उनको कहीं ना कहीं कम विश्वसनीय माना गया है रेदर देन पुरातात्विक स्रोत, क्योंकि इनमें से कई स्रोत अतिशयोक्ति से भरे हैं। कई बार इतिहासकार लिखते समय जब भी वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक का वर्णन कर रहे होते हैं तो अतिशयोक्ति का अर्थ क्या है, चीजों को बढ़ा चढ़ा के बता देना। सपोज अगर मैं अकबर के प्रति बहुत ज्यादा वो रखती हूँ तो फिर अकबर के को मैं और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताऊंगी, द ग्रेट अकबर, द ये, तो फिर ऐसे करके हम उसको और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन करेंगे जो एक्चुअल में शायद वो चीज हुई भी नहीं होगी। तो इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि जो साहित्यिक स्रोत हैं वो हमेशा अतिशयोक्ति से भरपूर रहते हैं, जिसमें अक्सर तारीखें तक स्पष्ट नहीं होती कि कौन सी घटना किस पर्टिकुलर टाइम समय पर हुई। वहीं पुरातात्विक उत्खनन उचित संदेह से परे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित समय काल और घटनाओं में को स्थापित करने में सहायक हो सकता है। वहीं पुरातात्विक स्रोत, हमें पता है कि कार्बन 14 विधि है जो हमारी बिल्कुल बिल्कुल बता देती है पुरातात्विक स्रोतों का टाइम। हमें मिल सकता है कि जो पर्टिकुलर चीज हमें खुदाई में जो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में मिली है वो पर्टिकुलर किस समय की है। तो कहीं ना कहीं जो पुरातात्विक उत्खनन में जो मिली चीजें हैं वो कम संदेहवर्धक होती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है, पर कम संदेहवर्धक होती है रेदर देन साहित्यिक स्रोत, जिसमें बिल्कुल सत्य रूप में आप कहीं ना कहीं घटनाओं को बिल्कुल अच्छे तरीके से, करीबी से या गहराई में मैं कहूँ तो आप इसको जांच सकते हैं। देन वी हैव, किंतु पुरातात्विक सामग्रियों की नष्टता के कारण पुरातात्विक साक्ष्य अब प्राचीन अतीत में घटनाओं की पूरी तस्वीर प्रदान नहीं कर पा रहे। किंतु ये कहा जा सकता है कि पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि पुरातात्विक सामग्रियां हमें मिली लेकिन कई बार वो नष्ट कर दी गई भारी मात्रा में, चाहे वो आप नेचुरल डिजास्टर्स उसका कारण समझ लीजिए या फिर बाहर से बहुत ज्यादा इन्वेजन हुए भारत में, बाहर के जो है फारसी सीओ इन्होंने इन्वेड किया समय दर समय, इन्होंने हमारी काफी पुरातात्विक वस्तुओं को नष्ट किया, हमारे काफी मॉन्यूमेंट्स को नष्ट किया गया। तो समय दर समय ये चीजें बहुत ज्यादा जो है हमें नहीं मिल पा रही हैं अभी, तो इनकी कहीं ना कहीं कमी की वजह से हम और भी ज्यादा अस्पष्टता से घिरे हुए हैं। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि कहीं पर अगर पुरातात्विक कम पड़ता है तो साहित्यिक उसकी कमी पूरा कर देता है, और कहीं जहाँ साहित्यिक कमी पड़ती है तो वहां हम पुरातात्विक से उसको तोल मोल करके उसके वर्णन करने में सफल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए बोला गया है कि पुरातात्विक और साहित्यिक इतिहास का वर्णन करने में पूरक है एक दूसरे के। फिर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें कि एक प्राचीन बंदरगाह जो कि गुजरात में द्वारका के तट पर पानी में डूबी हुई अवस्था में मिला है, ये 1500 BC के काल को इंगित करता है, जिसकी पुष्टि व विश्वसनीयता पुराणों द्वारा प्रदान की गई। तो हमें ये जो भी पुरातात्विक स्रोतों के रूप में हमें ये चीज मिल रही है, ये हमें कहीं ना कहीं दिखा रही है कि जहां हमें बंदरगाह में मिला तो उसका वर्णन हमें पुराणों में भी देखने को मिला, जिससे हमें बेहतर जानकारी मिली कि यहाँ से इस समय ये बहुत ही व्यापार को लेकर महत्वपूर्ण द्वारका में बंदरगाह था जहां से भारी मात्रा में उस समय व्यापार चल रहा था। उसके बाद हमें महाभारत से जुड़े यानी कि हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, मथुरा से चित्रित धूसर बाण PGW जिसे कहते हैं,
संस्कृति से जुड़े प्रमाण मिले हैं। अनुमान लगाया जाता है कि वहां की सभ्यता पशुपालक व कृषि पर आधारित होगी। यानी कि महाभारत से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं वो हमें पर्टिकुलर महाभारत के समय के बारे में हमें बताते हैं कि वहां की संस्कृति कैसी थी और जैसे वहां के लोग कैसे रहा करते थे, उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। बेसिकली देखा जाए तो हमारी आर्थिक व्यवस्था का वर्णन कर रहा है कि उस समय ज्यादातर लोग पशुपालक और कृषि पर आधारित थे। हस्तिनापुर से उत्खनित गंगा में आई बाढ़ का प्रमाण मिला है, जिसकी पुराणों में भी चर्चा की गई है। यानी कि अब साहित्यिक स्रोतों में वर्णन किया गया है, जिसके बारे में हमें सीधा सीधा इस बात के बारे में पता चलता है कि कहीं ना कहीं उस समय गंगा में बाढ़ आई थी और उससे क्या क्या फर्क पड़ा, या फिर उत्खननित प्रक्रियाओं में भी समय दर समय पुरातात्विक जो है वो इस चीज का वर्णन करते रहे हैं। वहीं 1954 में पुराना किला की खुदाई के रूप में इंद्रप्रस्थ के अस्तित्व को सत्यापित करने के लिए आईन ए अकबरी के साथ साथ 14वीं शताब्दी के शिलालेख में कई पुरातात्विक परतों को भी उजागर किया गया, किंतु यह स्थान संदेहास्पद है। यानी कि कहीं ना कहीं हमें इंद्रप्रस्थ से के बारे में भी हमें आईने अकबरी के बारे में देखने को मिलता है, जो कि लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हमें, क्योंकि पुरातात्विक और कहीं हद तक साहित्यिक स्रोतों की कमी है, जिसकी वजह से हम इसकी जो है स्पष्टता को इंगित नहीं कर पाए हैं। अभी भी ये चीजें कहीं ना कहीं संदेहास्पद हैं, पर फिर भी मैं कहती हूँ कि कहीं हद तक हमें इनके बारे में बेटर जानकारी सुनने को मिल जाती है। फिर हम अयोध्या में NBPW काल से मानव सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं हमें, किंतु रामायण के पात्रों का संबंध इस खोज से नहीं था। ये भी हमें जांच करने पर पता चला। फिर साथ ही अभिलेखों और सिक्कों का अध्ययन राजनीतिक, आर्थिक, इतिहास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जितने भी हमें अभिलेख और सिक्के मिले हैं वो राजा की शक्ति, उस समय राजनीतिक की व्यवस्था और वहां की आर्थिक व्यवस्था को बेटर तरीके से बताने की ताकत रखते हैं। जैसे कि अभिलेखों में जितने भी व्यापार हुए या फिर पुरातात्विक रूप में हमें जो सिक्के मिलते हैं, सिक्कों पर खुदे चित्रण मिलते हैं, सिक्कों पर राजा के चित्रण मिलते हैं, नाव का चित्रण मिलना, और सिक्के आहत सिक्के के रूप में पहली बार सिक्के जो थे उनका उद्भव हुआ, और उसके बाद भी सोने के सिक्के, फिर समय दर समय हमें चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, ये सब देखने को मिले, जो हमें कहीं ना कहीं उस समय पर्टिकुलर टाइम पीरियड की राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था को बताते हैं कि वहां का जो इतिहास है उस पर ये लोग अंतर्दृष्टि डालते हैं। जैसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख से राजा खारवेल के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। उसी के साथ ही संक्षिप्त में चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम एकमात्र जानकारी सिक्कों द्वारा प्राप्त होती है। यानी कि कुछ कुछ ऐसे काल रहे हैं जो पूरा का पूरा काल सिक्कों जैसे पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहा है। और इसके अंदर ना केवल हमें राजा के पर्टिकुलर थॉट के बारे में पता चलता है, वहां की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी पता चलता है। जैसे कि लिच्छवी राजकुमारी के विवाह की घटना तक को स्पष्ट करने में सिक्के इंगित करते हैं। मथुरा के पास सोनख में खुदाई से स्तरों से पता चलता है कि सिक्कों के आधार पर 8 अलग अलग अवधियों में दिनांकित जो है अंकित किए गए हैं। साथ ही प्राग ऐतिहासिक काल के लिए एकमात्र पुरातात्विक स्रोत हैं। यानी कि इस काल में हमें पुरातात्विक स्रोत, जरूरी नहीं है कि हमें हर टाइम पीरियड के अलग से प्रॉपर वे में हमें पूरे साक्ष्य प्राप्त हों। कहीं कहीं पर सिर्फ केवल साहित्यिक स्रोतों की प्राप्ति हुई है, कहीं कहीं पर केवल सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों की वो हुई है। जैसे कि अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो है, जैसे कि आपको पता है कि पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, मोहरें मिली हैं, मोहरों पर चित्रांकन मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक वो पढ़ी नहीं गई। यानी कि इतिहासकार अभी तक उसके मीनिंग क्या है उनकी खोज प्रॉपर वे में नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है पूरा काल जो है, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल, तो इनके बारे में हमें कैसे भी करके साहित्यिक स्रोत का वर्णन नहीं मिलता है। जो और साथ ही पुरातात्विक स्रोत का वर्णन मिलता है, जिसमें हमें वहां की संस्कृति, व्यापार मार्गों और लोगों के प्रवास पर नजर डालता है। साथ ही हमें पता चलता है कि वहां की संस्कृति कैसी थी, व्यापार के मार्ग मेन कौन से हुआ करते थे, लोगों का प्रवास क्यों हो रहा था लगातार। साहित्यिक सामग्रियों में अत्यधिक पूर्वाग्रह देखा जाता है। यानी कि साहित्यिक सामग्रियों में हम पहले अपनी
जैसे पूर्वाग्रह लगा लेते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, वह व्यक्तिनिष्ठ होती है। यानी कि साहित्यिक स्रोत लिखते टाइम कौन इंसान उसको लिख रहा है, वो साहित्य जो होता है वो पर्टिकुलर बंदे की सोच से प्रभावित हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं वो हमेशा वस्तुनिष्ठ होते हैं, यानी कि उसमें फेर बदल की गुंजाइश बिल्कुल कम हो जाती है। जैसे जैसे ही हमें वो मिलते हैं ठीक उसी का सटीक वर्णन हमारे इतिहासकार करने की कोशिश करते हैं। पुरातात्विक स्रोतों की खर्चीली शोध पद्धति के कारण संसाधनों की अभी भी कमी है, इसका संभावित उपयोग नहीं किया जा सका है। कहीं कहीं पर तो हमने ये भी देखा है कि पुरातात्विक जो है खोजें हो रही हैं जो अभी तक चल रही हैं। हमारे प्राचीन समय के उससे पहले से ही हमारी खोजें लगातार होती रही हैं और अभी भी ये सब चीजें चल रही हैं और धीरे धीरे जो है इतिहास का वर्णन स्पष्ट होने की कोशिश की जा रही है इतिहासकारों द्वारा। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये खर्चीली पद्धति होने के कारण हमारे जो भारत में जितने भी संसाधन हैं जो उनकी कमी को देखते हुए आज भी हमारा इतिहास अनभिज्ञता में घिरा हुआ है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये 15 मार्क्स का था और ये बिल्कुल इनफ है, बल्कि मैंने ज्यादा ही कंटेंट दिया है ताकि आप ज्यादा पढ़ के इसका कुछ ही लिख पाते हैं पेपर में। तो आई होप यू लाइक इट, और अगर आप अपने व्यूज शेयर करेंगे तो अपना फीडबैक जरूर दें, कमेंट एंड लाइक शेयर। थैंक यू।